दोस्तों, भारत में 3 तरह के भारत हैं या भारत के लोग हैं। एक आबादी वो है जो बीमार हो जाए तो सरकारी अस्पताल की दहलीज पे दम तोड़ देती है या वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाती है। एक आबादी देश में ऐसी है जिसमें अगर उनको बीमारी हो और कोई ज़रूरत उनको महसूस हो तो डॉक्टर उनके घर पे भी अस्पताल बना सकते हैं। और ये दोनों ही तरह के जो लोग हैं, इनको ज़्यादा सी चिंताएं नहीं है। एक के पास साधन बहुत हैं और एक के पास बिल्कुल भी साधन नहीं है। एक को ये क्लियर है कि मेरी मौत निश्चित है और दूसरे को ये क्लियर है कि अगर मेडिकल सुविधाओं के लिए उनकी ज़िंदगी उन पे डिपेंड है तो वो अपने मरीज को बचा लेंगे। फिर एक आबादी ऐसी है जिसको मिडिल क्लास बोलते हैं, उसमें आप हम सब लोग शामिल हैं। असली जो मुसीबत है इस मिडिल क्लास की है। और बचपन से हमें एक बात सिखाई पढ़ाई जाती रही है कि जो डॉक्टर होते हैं वो भगवान होते हैं। अगर ऊपर मालिक है, ऊपर भगवान है, तो धरती पे ये डॉक्टर उसका रूप है, उसका स्वरूप है। काफ़ी सालों तक देश में डॉक्टरों को भगवान माना जाता रहा और डॉक्टरों ने भगवान की तरह काम भी किया। आज भी देश के अनगिनत इलाकों में ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने सेवा का रूप धर के, भगवान का रूप धर के मरीजों की सेवाएं की हैं। लेकिन ऐसे डॉक्टर अब उंगलियों पे गिने जाने लायक हैं। अब बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों से निकले हुए बच्चे होते हैं, डॉक्टर बनते हैं और फिर बहुत खर्चीला हॉस्पिटल वो चलाते हैं जिसमें मरीज को कस्टमर के रूप में देखा जाता है। और ये जो हमारा मिडिल क्लास है, ये जब बीमार होता है तो ये किसी हॉस्पिटल में जब पहुंचता है तो इससे पहला जो सवाल होता है वो ये होता है कि क्या कोई आपने मेडिक्लेम वगैरह ले रखा है, या आप हरियाणा सरकार के, केंद्र सरकार के, या किसी पुरुष सैनिक के या सैनिक के फैमिली में से तो नहीं, यानी कि आपका मेडिक्लेम बनता है या नहीं। तो जब सामने से ये जवाब आता है कि हाँ मेरा मेडिक्लेम है, तो फिर वो जो मिडिल क्लास का मरीज होता है वो एक एक्सपेरिमेंट मशीन के रूप में तब्दील हो जाता है ज़्यादातर हॉस्पिटलों में। पिछले दिनों मैंने एक फ़ोटो डाला था और उस फोटो से पे जो लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी वो बिल्कुल सही एक अनुमान है लोगों का डॉक्टरों के प्रति। और कल जो मैंने एक अपना एक्सपीरियंस देखा, अपना एक अनुभव देखा, उसको देखते हुए ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ कि जब भी मिडिल क्लास का कोई आदमी बीमार हो तो उनको क्या क्या सावधानियों का पालन करना चाहिए अपने मरीज के साथ। मैं रोहतक के एक हॉस्पिटल में एक महिला से मिलने गया जो हमारे जानकारों की, जो एक अंकल है, उनकी बहन है, करीबन 62 ईयर की हैं वो। उनके दिमाग में कोई क्लोट बन गया था झिल्ली के ऊपर, उसका ऑपरेशन हुआ है कल शाम को। तो जब मुझे पता चला तो मैं मिलने गया और जब बातचीत की तो एक ऐसा एक्सपीरियंस निकला जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, हो सकता है किसी के काम आ जाए। 4 दिन पहले उस महिला को रोहतक के ही एक दूसरे हॉस्पिटल में ये डिटेक्ट हुआ कि इनको ब्रेन की सर्जरी की ज़रूरत है और खून का एक थक्का वहाँ पे जमा हो गया है। तो ये एक हॉस्पिटल में उसको लेके आए थे। उस हॉस्पिटल ने जब इनसे पूछा कि क्या आपके पास कोई मेडिक्लेम पॉलिसी है, तो महिला के जो रिलेशन में थे वो एक विधवा महिला थी और उसके 2 बेरोजगार बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा जी हमारा तो कोई ऐसा मेडिक्लेम वगैरह नहीं है, जो कुछ भी है हमारा तो, हम तो ज़मीन बेच के बेशक इलाज करा, हमारा कोई व्यवस्थाएं नहीं है इलाज की। तो वो जो हॉस्पिटल था बहुत रेपुटेटेड हॉस्पिटल है रोहतक का। तो उन्होंने कुछ इलाज विलाज करके उनको, जो डॉक्टर थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि जी देखो हमारे हॉस्पिटल में तो इसका जो मशीन है जिससे लेज़र से हम ये ऑपरेशन करेंगे वो ख़राब पड़ी है, मैनुअली हम करते हैं, लेकिन उसमें खतरे बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं आपको एक गुड़गांव के हॉस्पिटल का एड्रेस देता हूँ और वहाँ पे जो सर्जन हैं इसके, वो बहुत अच्छे हैं और वो आपका बहुत किफ़ायती ढंग से इलाज भी करेंगे और मेरे रेफरेंस से वो इलाज में रियायत भी बरतेंगे। तो सामान्य तौर पे मरीज़ क्या करेगा? हाँ करेगा। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आपका बहुत भला हो डॉक्टर साहब, आप हमें उस गुड़गांव के पते पे भेज दीजिए। जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उनको फटाफट से एडमिट किया गया और जब उन्होंने कहा कि जी एक बार पहले ये बता दीजिए कि खर्चा कितना लगेगा टोटल, तो बोले खर्चे की बात में करेंगे, पहले आप इनको एडमिट कराइए और 1.5 लाख रुपए आप काउंटर पे जमा करा दीजिए।
चूंकि महिला का तो कोई व्यवस्था थी नहीं, तो उसके जो भाई हैं उन्होंने मिलकर पैसा इकट्ठा कर रखा था, उन्होंने काउंटर पे 1.5 लाख रुपए जमा करा दिए। अब उस दिन डॉक्टर आया नहीं, ना डॉक्टर ने बात की, और शाम को फिर एक उनका जो अटेंडेंट है डॉक्टर का, वो आया और उसने कहा कि जी कल इनकी ब्रेन की सर्जरी होगी और आप काउंटर पे जाकर 9 लाख रुपए जमा करा दीजिए। अब 9 लाख की बात सुनकर जो साथ में जो लोग गए थे उनके पांव तले की जमीन खिसक, क्योंकि 9 लाख रुपए तो उनके पास भी नहीं थे, 1.5 लाख रुपए वो ऑलरेडी जमा करा चुके थे। तो उन्होंने कहा कि जी हमें डॉक्टर से एक बार बात करवाओ। तो वो डॉक्टर से उनकी बात करवाएगी। तो डॉक्टर ने कहा कि इलाज पे टोटल 14 से 15 लाख रुपए खर्च आएगा, और अभी आप 9 लाख रुपए जमा करा दीजिए, बाकी जब आप मरीज ठीक हो जाएगा तब आप करा देना। अब उन भाइयों ने सबने विचार किया, किसान हैं वो सारे, कि इतना तो हम नहीं दे सकते, और उन्होंने अटेंडेंट कहा जी हमारी छुट्टी कर दो आप, हम हमारे मरीज को लेके जाएंगे, इतने पैसे हमारे पास नहीं हैं। जब ये मैसेज डॉक्टर को हुआ तो थोड़ी देर में वहाँ पे एक बिचौलिया आया हॉस्पिटल में, उसने कहा जी मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, आप टोटल ही 5 लाख रुपए दे देना, आपका उसमें सर्जरी और सब काम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा जी 5 लाख भी बहुत ज़्यादा जी हमारे लिए। तो बोले जी आप कितने दे सकते हो? तो आखिरी में जो बिचौलिया है उसने ये तय किया कि 1.5 लाख आपने जमा करा दिया है, आप 2 लाख रुपए और जमा करा दो, आपकी कल सर्जरी हमारी हो जाएगी। अब वो कन्फ्यूजन में कहाँ तो 14-15 लाख रुपए, कहाँ ये 3 लाख पे आ गए हैं, 3.5 लाख पे। तो ऐसे ही बात कर रहे थे तो उनकी जो बातचीत है उसी हॉस्पिटल में दाखिल एक बच्चे के मामा से हो गई। तो उसके मामा ने कहा कि जी सर्जरी हो गई। बोले जी सर्जरी क्या है, इन्होंने इतने रुपए मांगे थे, अब इतने कम कर दिए, हम तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें। बोले जी मैं भी ऐसे ही एक अस्पताल के रेफरेंस से यहाँ आया था, मेरा जो भांजा है उसकी वॉल में हार्ट के में छेद है, उसकी सर्जरी होनी है यहाँ पे। तो शुरू में मुझे भी ऐसे बोला गया था, और फिर अब मेरे से 7.5 लाख रुपए जमा करा लिए, और अब एन मौके पे कह रहे हैं कि 7.5 और जमा कराइए। और जब मैंने कहा कि मेरी छुट्टी कर दो, पैसे वापस कर दो, तो मेरी बहन को फ़ोन कर दिया। अब वो बेचारी दूर बैठी है, उसके लिए तो मैं ही सब कुछ हूँ। तो बहन डर गई, वो कह रही भाई चाहे मेरी ज़मीन बेच दो पर यहीं करा लो, बच्चे की जान को खतरा है। तो ये जो पेशेंट हैं जिनके ब्रेन की सर्जरी होनी थी, इन्होंने कहा कि जी हमारी तो छुट्टी कर दो, हम तो घर जाएंगे, हमें सर्जरी करवानी नहीं है आप पे, हम तो यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद 1 लाख रुपए उनके छुट्टी के से पहले और हॉस्पिटल ने लूट लिए, जबकि रात भर में उनको एक सामान्य कमरे में रखा था और छोटी मोटी ये जो ग्लूकोज टाइप की चीज़ें होती हैं ये उनके साथ की हुई थी। अब उन लोगों ने रोहतक के एक दूसरे हॉस्पिटल से पता किया, जो दूर की किसी रिश्तेदारी में एक डॉक्टर थे, उन्होंने वो सारे कागज़ देखे और बताया कि करीबन 2 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए पूरा खर्च है इस पे, और मैं ये सर्जरी कर दूंगा, आप इसको ले आइए। वो लाए, कल शाम को उनका ऑपरेशन हुआ और टोटल उनका 2-2.25 लाख रुपए वहाँ पे खर्चा आएगा। और डॉक्टर से मेरी बात हुई तो वो कह रहे थे कामयाब सर्जरी है, बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अब इसमें आपको क्या चीज़ें समझ में आई हैं? कहाँ तो रोहतक के एक हॉस्पिटल में ही उनको गुड़गांव के एक हॉस्पिटल का पता दिया गया, वहाँ 15 लाख से 3 लाख पे इलाज हो रहा था, फिर 2.5 लाख लूटे भी गए उनसे। फिर रोहतक के एक हॉस्पिटल है, उनका 2.5 लाख रुपए में इलाज, वो सर्जरी हो भी गई। तो बात यह है दोस्तों कि घर में जब मरीज कोई बीमार हो तो हम लोगों को एहतियातन क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप एक हॉस्पिटल पे कभी भी भरोसा मत करिए, क्योंकि ये भरोसे वाली जो चीज़ थी ये अब ख़त्म हो चुकी है। ये जितने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं, इनको कहते हैं कि ये कसाई बाड़े बन चुके हैं। सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते, हाथों की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, लेकिन मेडिकल प्रोफेशन का आजकल बुरा हाल है। सरकारी में व्यवस्थाएं मुकम्मल नहीं है, और प्राइवेट में अगर आपके पास कोई इंश्योरेंस क्लेम की व्यवस्था नहीं है तो फिर आपका भगवान ही रखवाड़ा है। फिर तो ज़मीन बेच के ही इलाज होते हैं, प्लॉट बेच के, मकान बेच के ही इलाज होते हैं। तो जब आपको सर्जरी के लिए कहा जाए और आपका कोई इंश्योरेंस नहीं है, तो कम से कम किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर से कोई अप्रोच निकाल के, उसके हाथ पांव जोड़ के, कुछ भी करके 2nd या 3rd ओपिनियन आप जरूर लें।
सेकंड और थर्ड ओपिनियन लेने से कई बार जो सर्जरी होनी होती है वो ज़्यादातर मामलों में उसकी ज़रूरत ही नहीं होती है। ये तो हाथ हमारे मेडिकल सिस्टम का है और आने वाले समय में ये सुधरने वाला नहीं है, इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। दूसरा, मान लो पेशेंट है आपके पास इंश्योरेंस भी है। इंश्योरेंस जैसे ही ओपीडी स्लिप पे जो अटेंडेंट है वो इंश्योरेंस का मार्क करती है, उसी टाइम से डॉक्टरों का मीटर इस बात पे चालू हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बिल कैसे बनाया जाए। मरीज तो इसलिए नहीं जिक्र करता क्योंकि उसको कोई पैसे नहीं देने हैं, वो तो या तो इंश्योरेंस कंपनी दे रही है या सरकार पे कर रही है। और हॉस्पिटल का टारगेट ये होता है कि सरकार से आ रहे हैं तो तुरंत तो आएंगे नहीं, उसमें टाइम भी लग जाता है, किसी किसी सरकार में राज्य टू राज्य वेरी करता है। तो उसका इतना बिल बना दिया जाए कि वो जो जब आएगा तो वो सारी चीज़ें कंपनसेट होकर मुनाफा अलग से उनका निकल जाए। लेकिन इस चक्कर में जो मरीज है, उस मरीज का हाल ये होता है कि उसको अगर सर्जरी की ज़रूरत नहीं है तब भी उसकी सर्जरी कर दी जाती है, उसको अनाप शनाप दवाइयाँ दी जाती हैं, वो चाहे बेशक फ्री में आई हों पर वो जाके जहर हमारे अंदर ही तो जमा होता है। जिन टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, दुनिया का हर टेस्ट जो उनके अस्पताल में मौजूद होते हैं वो सब कर डालते हैं, चाहे उसकी ज़रूरत ही ना हो। तो वो सारा मिला के मरीज के शरीर पे उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए ऐसी किताबें भी लिखी गई हैं कि जिंदा अस्पताल से कैसे लूटें। और रोज़ाना ऐसी चीज़ें सुनता हूँ जिसको देख के मन करता है कि आपसे शेयर जरूर करें। हो सकता है 2 आदमियों को इसका फ़र्क पड़ जाए तो भी बेनिफिट मिलता है बातों का। और ऐसी अजीब अजीब सी बातें सुनने को मिलती हैं, जैसे कल ही मुझे किसी ने बताया, वो मेडिकल लाइन के डॉक्टर हैं सीनियर काफ़ी, उन्होंने कहा कि गुड़गांव में एक आदमी 5 हॉस्पिटल चलाता है और वो खुद अनपढ़ आदमी है, 4वीं 5वीं तक पढ़ा है, लेकिन 5 हॉस्पिटल उसने बना रखे हैं और बढ़िया डॉक्टर अपॉइंट करता है, अच्छा हाईली उनको पे करता है, सारी सरकारों से सारी इंश्योरेंस कंपनियों से उसका टाई अप है हॉस्पिटल का। और वहाँ एक बार मरीज घुस जाए बस फिर अगला काम डॉक्टर अपने आप देख लेते हैं। और इस व्यवस्था में कोई सुधार नहीं होगा। जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो आबादी का बोझ नहीं सहन कर सकती क्योंकि सरकार की उतनी तैयारी ही नहीं होती है। और जनता कोई हॉस्पिटल मांगती भी नहीं है। जनता जब चीजें नहीं मांगती है तो सरकार फिर उनको देती भी नहीं है। हमारे यहाँ विकसित राष्ट्र तो हम हैं नहीं, हम तो विकासशील हैं, और विकासशील देश तो ऐसे ही होते हैं जी। प्राइवेट के सामने सरकारी व्यवस्थाएं कहाँ मतलब मुकाबला उसका करेंगी। कोई एक आध अपवाद हो सकता है लेकिन नहीं कर पाएंगी। तो आपको अपना मरीज प्राइवेट में लेके जाना है तो आपको ये भी सोचना होगा कि उसको जिंदा घर कैसे लेके आएं, और जिंदा के साथ साथ स्वस्थ कैसे लेके आएं। बीमार था, उसको सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं, ये केवल एक हॉस्पिटल को मत तय करने दें। सेकंड और थर्ड और फोर्थ अगर ओपिनियन लेने हो तो ज़रूर लें, और कोशिश करें कि कोई सरकारी जो डॉक्टर है या दूसरे राज्य का डॉक्टर है या आपकी जान पहचान का है या किसी भी तरीके से सिफारिश लगा के सेकंड ओपिनियन आप सर्जरी से पहले, इलाज से पहले अपना ज़रूर लें दोस्तों। और ये जितने मेडिक्लेम वाले लोग हैं वो कहते हैं कि हमें कौन सा देना है, वो भी ये ध्यान रखें कि जो अननेसेसरी उनके साथ टेस्ट होंगे या अननेसेसरी उनको दवाई खिलाई जा रही हैं वो उनके शरीर को इफेक्ट डालेगी। अब सर्जरी तो फ्री में हो जाए तो सर्जरी का तो शरीर में अपने इफेक्ट हैं। इसलिए हॉस्पिटल में जाने से पहले और हॉस्पिटल में जाने के बाद आप ये जरूर देखना कि आपका जो मरीज है उसके शरीर पे कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। डिस्क्लेमर इतना सा है दोस्तों कि सब लोग एक जैसे नहीं होते। इस दुनिया में अच्छे डॉक्टर भी हैं, इस दुनिया में सच में ऐसे डॉक्टर हैं जो भगवान का रूप धर के आते हैं, लेकिन अब ऐसे डॉक्टरों की संख्या बहुत कम हो गई है। जमीर वाले ईमानदार डॉक्टर अब ख़त्म हो चुके हैं, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। तो डॉक्टर अब किसी से आम आदमी से डॉक्टर डाकू हो गए हैं, ऐसा लोग कहते हैं। एक डॉक्टर हैं कार्डियो के सर्जन हैं, वो बता रहे थे कि इस देश में स्टंट जो हम डलवाते हैं, छल्ले जिनको बोलते हैं हार्ट के, वो ज़्यादातर उन मरीजों में जिनमें ज़रूरत नहीं होती उनको भी डाल दिए जाते हैं। ऐसा ही नेक्सस है। ऐसे ही बहुत सारी सर्जरियाँ ऐसी होती इस देश में जिस सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं थी वो सर्जरी कर दी जाती हैं। अननेसेसरी दवाइयाँ दी जाती हैं,
फार्मा कंपनियों के बहुत टारगेट हैं और बहुत डंपिंग मार्केट है इसका। तो जिस दवाई की आपको जरूरत नहीं आप वो भी खटकते चले जाते हो, और इसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाता इस देश में, क्योंकि पूरी दुनिया में इसकी लॉबी बहुत बड़ी है। बहुत सारे लोग इस फील्ड में काम करते हैं जो लोगों को अवेयर करने का काम कर रहे हैं, उनको तमाम तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है। और इसमें फिर आदमी क्या भरोसा करेगा। आयुर्वेद का आजकल बहुत चल रहा है कि चलो एलोपैथी में तो डॉक्टर ऐसे हो गए हैं, आयुर्वेद में भी डाकू पड़े हैं। आयुर्वेद के नाम पे इतना फर्जीवाड़ा इस देश में चल रहा है जी, पूछिए मत। एक बंदा 800-900 रुपए की त्रिफला बेचता है और वो अपने नाम के पीछे एमडी लगाता है, तो लोग सोचते हैं कि ये एमडी है। एमडी वो अपनी कंपनी का एमडी है, वो डॉक्टर ही नहीं है। आजकल यूट्यूब पे, आजकल सोशल मीडिया पे जितने आयुर्वेद के नाम पे आपको प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, इनमें ज़्यादातर लोग फर्जी हैं, ज़्यादातर आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। तो यहाँ भी आपको समझने की ज़रूरत है। इलाज के नाम पे आप क्या आयुर्वेदिक दवा खा रहे हो आपको नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है। और आप इनके, अब ये जो हॉस्पिटलों के नाम बता रहा हूँ मैं, देखिए आप इनका नाम लोगे तो आप ये सारे टूट के आप पड़ेंगे, आपके ऊपर केस कर देंगे आपके ऊपर। इतनी बड़ा नेक्सस है इनका, ये सब कुछ खरीद रखा है इन्होंने। तो सबसे पहली बात तो स्वस्थ रहिए। स्वस्थ कैसे रहेंगे, मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन बेसिक नॉर्म से परिश्रम करिए, अच्छी सैर करिए, दिमाग की अच्छी सोच रखिए, और इसके बाद थोड़ा सकी बनिए। अगर आप बीमार हैं और डॉक्टर, अब थोड़ा सा सर्च करिए। यूट्यूब पे देख के आपको इलाज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसमें बहुत लोग अब दुनिया से जा चुके हैं जो यूट्यूब देख के इलाज करते हैं अपना। लेकिन अगर आपको किसी भी डॉक्टर ने किसी भी प्रकार की सर्जरी सजेस्ट की है, तो आपका चाहे मेडिक्लेम हो या आप सिंपल एक लेमैन हैं, तो सर्जरी से पहले कम से कम 2 या 3 अलग अलग डॉक्टरों से ओपिनियन जरूर लें। भले इस पे आपका पैसा खर्च हो जाए, ये आप जरूर करें, और ऐसे लोगों को सपोर्ट करें जो इस तरह के फील्ड में काम कर रहे हैं। क्योंकि एक दिन देश में बदलाव आएगा, लेकिन वो बदलाव देखने के लिए आप और हम जिंदा होंगे या नहीं होंगे ये किसी को नहीं पता। तो डॉक्टर को भगवान माने या डॉक्टर को डाकू माने, ये मैं सब आप पे छोड़ रहा हूँ। सब अपने अपने व्यक्तिगत तजुर्बे हैं, दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, लेकिन फिर भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, मैं तो यही कहूँगा। और सावधान हो जाइए आप लोग, इस फर्जीवाड़े से खुद को और अपने परिजनों को जरूर बचाइए। अगर आपके खुद के ऐसे अनुभव हैं तो आप जरूर मेरे साथ शेयर करना। इस पे शायद एक फिल्म भी बनी है, बिल्कुल ऐसे ही, ये सच है, बिल्कुल जो समाज में घटता है वही फिल्मों में दिखता है। तो आप अपने अनुभव इस पर जरूर शेयर करना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार।